मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की उप निरीक्षक परीक्षा के अंतर्गत मूल विधि का जो पाठ्यक्रम दिया है उस पर तीसरा टॉपिक हमारा होगा। और ये माइनर एक्ट से जुड़ा हुआ, विविध अधिनियम से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अभी तक मैं 2 अधिनियम आपको बता चुका हूँ। 2 अधिनियम के वीडियो अपलोड है, आप उन्हें भी देखिए और नोट्स बनाइए। पहला मैंने नोट किया था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, और दूसरा आपका वीडियो अपलोड किया था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये तीसरा वीडियो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सर्टेनली आपसे सवाल पूछा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जनरली रासुका के नाम से जाना जाता है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइनर एक्ट है और इसके बिना पेपर सेट नहीं किया जा सकता है। तो इसको बहुत ही सीरियस होकर के, बहुत ही ध्यान से एक बार आप पूरा देखेंगे और दोबारा देखते हुए इसका नोट्स बनाएंगे। 15 से 20 ऐसे पॉइंट पुटअप होंगे जहाँ से कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उसको मैं अगले वीडियो में चर्चा भी कर दूंगा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। फिलहाल आप इसे देखेंगे और देखने के बाद नोट करेंगे, अच्छा सा नोट्स बनाएंगे, क्योंकि मेहनत करनी होगी। इसका कोई ना तो शॉर्टकट हो सकता है और ना ही इसका कोई दूसरा विकल्प हो सकता है। तो इसलिए इत्मीनान से धैर्य के साथ देखिए और नोट्स बनाइए, तभी फ़ायदा है। अदरवाइज आप ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसे देखने का। तो हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA। सबसे पहली चीज़, रासुका की कार्रवाई किसके ऊपर की जाती है और क्यों की जाती है और ये कानून कैसा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है देश की सुरक्षा और प्रतिरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने वाला एक केंद्रीय कानून है। और दूसरा पॉइंट, इसके तहत निरोधक की कार्रवाई की जाती है, उन व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधक की कार्रवाई की जाती है जिनसे देश की सुरक्षा, प्रतिरक्षा, एकता, अखंडता एवं आवश्यक सेवा आपूर्ति में बाधा उत्पन्न की जा सकती है, या ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जा सकती है जिनके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है या ऐसी संभावना पाई जाती है, या जिनके द्वारा देश की कानून व्यवस्था या सामान्य व्यवस्था जो बहाल है उसको बाधा पहुंचाई जाती है, या ऐसा कोई विदेशी व्यक्ति जो अपनी पहचान को छुपाते हुए भारत देश में रहने की कोशिश करता है या ऐसा करता हुआ पाया जाता है, उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जा सकती है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताते चले कि रासुका कानून जब से आया तब से ये विवाद रहा है, एक डिस्प्यूटिंग अधिनियम रहा है और इसके 2 बड़े कारण थे। पहला कारण तो एक था कि राजनीतिक दुर्भावना, तो काफ़ी कुछ रासुका का दुरुपयोग होता रहा, पॉलिटिकल इसका मिस यूज होता रहा, राजनीतिक दुरुपयोग होता रहा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दुर्भावना या बदला लेने की प्रवृत्ति की वजह से रासुका के तहत कार्रवाई की गई। और दूसरा, इसने 3 चीज़ों के अगेंस्ट जाकर के काम किया। अब वो सवाल उठता है कि 3 चीज़ें कौन सी हैं, तो अभी मैं आपको लिखाऊंगा, पहले शार्ट में बता देता हूँ। पहली चीज़ तो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं उसके अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन करता है रासुका, या उसके अगेंस्ट जाता है। अब सवाल उठता है कि कैसे अगेंस्ट जाता है, तो अनुच्छेद 22(1) में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तारी का कारण जानने और अपने पसंद के विधि व्यवसायी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से परामर्श लेने का अधिकार है, लेकिन रासुका के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसा कोई राइट्स नहीं है। तो ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट चला गया। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भारतीय आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के भी ये अगेंस्ट जाता है। 1973 की जो CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता है, उसकी धारा 50 में कहा गया है कि जमानत के आधारों को जानने का अधिकार है
और 56 और 76 को मिला करके ये कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये राइट्स रासुका के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को नहीं है, तो सीआरपीसी के अगेंस्ट चला जाता है। और तीसरा बड़ा कारण आपको बता दें, जो एनसीआरबी के आंकड़े होते हैं, यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े होते हैं उनमें रासुका के तहत की गई कार्रवाई दर्ज नहीं होती है, क्योंकि रासुका की एफआईआर नहीं होती है, और जिनकी एफआईआर नहीं होती वो एनसीआरबी में दर्ज नहीं होते हैं, तो ना तो इनके आंकड़ों का कोई विश्लेषण होता है और ना इनकी कोई व्याख्या की जाती है। तो यहाँ से ये रासुका शुरू से ही विवाद का कारण रहा है। तो इन्हीं सब पॉइंटों को मिला करके और इसकी धाराओं के साथ थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि सतही तौर पे अध्ययन करना जो है हमारे लिए घातक साबित हो सकता है, तो बहुत ही डिटेल में देखेंगे, बहुत ही इत्मीनान से देखेंगे और बहुत ही मेहनत से इसको देखेंगे, नोट्स बनाएंगे। आपको मैं एक एक पॉइंट से अवगत कराऊंगा और सारे पॉइंट मैं लिखता चलूँगा, एक एक करके आप देखिएगा। आइए पहले पॉइंट पर, आपके सामने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है और किसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, ये पॉइंट लिखा हुआ है। आपको मैं पढ़ देता हूँ, ध्यान से देखिए और इन्हीं पॉइंटों को आपको नोट करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अर्थात रासुका देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से जुड़ा एक कानून है। क्लियर हो गया होगा। इसके तहत ऐसे व्यक्ति पर निरोधक की कार्यवाही की जाती है जिसके द्वारा देश की एकता, अखंडता, कानून व्यवस्था या सामान्य व्यवस्था को खतरा हो। तो रासुका है क्या और किसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। आइए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कब लागू हुआ। तो आपको ये बताते चले कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका 1980 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा लागू किया गया था। आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी का द्वितीय शासनकाल था 1980 में 23 सितंबर 1980 को एक अध्यादेश जारी हुआ जिसके द्वारा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया गया, और बाद में ये पार्लियामेंट द्वारा 27 दिसंबर 1980 को पारित होकर कानून का रूप ले लिया। तो इसको नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 23 सितंबर 1980 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वितीय शासनकाल के दौरान राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, दैट टाइम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा लागू किया गया था तथा 27 दिसंबर 1980 को संसद द्वारा पारित होकर यह कानून का रूप धारण कर लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल आ सकता है कि ये एक ऑर्डिनेंस द्वारा लाया गया था, अध्यादेश द्वारा, और अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद का सत्र चालू ना हो और किसी कानून की आकस्मिक ज़रूरत पड़ जाए, यानी सत्र प्रवर्तन में ना हो और कानून आवश्यक हो, तो केंद्र में राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यों में अनुच्छेद 213 का प्रयोग करके राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इसे संसद के द्वारा 6 माह के भीतर पारित हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये कानून समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही संसद द्वारा ये पारित हो जाता है तो ये ऑर्डिनेंस एक्ट का रूप ले लेता है। तो 27 दिसंबर 1980 को संसद से पारित होकर के ये अध्यादेश अधिनियम के रूप में लागू हो चुका था। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, अगला पॉइंट आप देखिए। इस कानून के माध्यम से देश की सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा को बनाए रखने के लिए निवारक निरोध की कार्रवाई की जाती है। किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है? निवारक निरोध की कार्रवाई की जाती है, यानी किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी वजह से लैंड ऑर्डर को खतरा हो,
आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न की जा सके या देश की सुरक्षा या प्रतिरक्षा को खतरा आभास हो, ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त समझता हो तो उस व्यक्ति के खिलाफ निवारक निरोध की कार्यवाही की जाती है। एक पॉइंट, इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत पर होगा। जब 1980 में ये अधिनियम आया था तब ये लाइन प्रासंगिक थी कि अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य पर। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लिहाजा वहाँ पे ये अधिनियम प्रभावी नहीं था। लेकिन आपको मालूम होगा कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा अब समाप्त कर दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 समाप्त कर दी गई है, अतः यह अधिनियम अब वहाँ पे भी प्रभावी होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे, अगले पॉइंट पर आ जाइए और अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में कुल 19 धाराएं हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाय द वे ये आपसे पूछा जा सकता है कि रासुका में कुल कितनी धाराएं हैं, तो आपका आंसर होगा कि 19 धाराएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अधिनियम की धारा 3, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है और इस अधिनियम की धारा 3 में निरोध करने की शक्ति दी गई है और इसके अंतर्गत 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि किसके खिलाफ निरोधक की कार्यवाही की जाएगी। तो ये पॉइंट वाइज मैंने दिखाए हैं। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इसके अंतर्गत यानी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जिसमें निरोध करने की शक्ति दी गई है, तो इसके अंतर्गत केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति पर, किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति पर, यहाँ पे पर लिखिए, जिसके संबंध में वह संतुष्ट है कि उसके द्वारा देश की प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा को प्रभावित किया जा सकता है, यानी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति जिसके बारे में सरकार संतुष्ट हो जाती है कि उसके द्वारा देश की सुरक्षा या प्रतिरक्षा को प्रभावित किया जा सकता है या बिगाड़ा जा सकता है, या ऐसे विदेशी व्यक्ति पर जो अपनी पहचान को छुपाते हुए देश के अंदर रहने का प्रयास करता हुआ पाया जाता है। तो ये पॉइंट आपका दूसरा हो गया, या किसी ऐसे व्यक्ति पर जिससे लोक व्यवस्था को खतरा हो। तो ये 3 पॉइंट आपने देखे। पहला ये कि देश की सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा को खतरा हो ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि एक विदेशी नागरिक, अभी आपने देखा जब ये कोविड-19 मामला चल रहा था तो इसमें जो है बहुत सारे तबलीगी जमात के लोग जो विदेशी थे उन पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई और मेट्रो में भी इसी दरमियान रासुका के तहत कार्रवाई की गई। तो यहाँ पे जो है विदेशी व्यक्ति जो अपनी पहचान को छुपाते हुए देश में रहने का प्रयास करता है उसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की जा सकती है, या ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा लोक व्यवस्था को खतरा हो। और चौथा पॉइंट है कि ऐसी व्यक्ति के ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की जा सकती है जो आवश्यक सेवा आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा हो, यानी एसेंशियल जो सर्विस है उसमें वो बाधा उत्पन्न कर रहा हो या जमाखोरी करने का प्रयास कर रहा हो। तो ये चौथा पॉइंट भी मैं ऊपर नोट कर देता हूं। आइए देखिए, आपने अधिनियम की धारा 3 देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अमूमन सवाल यहीं से पूछा जाता है, तो इसलिए अधिनियम की धारा 3 को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आप इसको देखिएगा। इसके अंतर्गत जो है अधिनियम की धारा 3 में निरोध करने की शक्ति दी है। तो एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की अधिनियम की धारा 3 में क्या है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस धारा के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को राइट्स दिया गया है कि किसके खिलाफ रासुका की वो कार्यवाही कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि ऐसे संदिग्ध व्यक्ति जिनसे देश की सुरक्षा एवं प्रतिरक्षा को गंभीर खतरा हो। दूसरा पॉइंट, ऐसा विदेशी व्यक्ति नागरिक जो अपनी पहचान को छुपाते हुए देश में रहने का प्रयास कर रहा हो। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा जो है सामान्य व्यवस्था या लैंड ऑर्डर बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा हो। और चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा
आवश्यक सेवा पूर्ति में बाधा उत्पन्न किए जाने की संभावना हो। ये आवश्यक सेवा पूर्ति कुछ भी हो सकती है, अनाज हो सकता है, मेडिकल फैसिलिटी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो सकती है, या अन्य इस तरह की सुविधाएं हो सकती हैं। किसी अनाज का, गेहूं का, चावल का जमाखोरी करने ना और मार्केट में शॉर्टेज करके कानून व्यवस्था को या सामान्य बहाल व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करना, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ राज्य सरकार या केंद्र सरकार रासुका के तहत कार्रवाई कर सकती है। अब हम देखेंगे इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 यानी अधिनियम की धारा 3 को देखेंगे। आइए नेक्स्ट। अधिनियम की धारा 3 ये उपधारा है अधिनियम की और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट करिए। और इसमें 3 नोट भी हमने बना दिए हैं, तो ये तीनों नोट आपको लिखा देते हैं। अधिनियम की धारा 3 अधिनियम की धारा 3 के तहत ऐसी कार्यवाही तभी की जाएगी जब सरकार तथा उस स्थानीय क्षेत्र के दंडाधिकारी से तात्पर्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से है, जिलाधिकारी से है, तो उस स्थानीय क्षेत्र के दंडाधिकारी मीन्स डीएम अथवा पुलिस आयुक्त को ऐसा विश्वास हो जाए कि रासुका के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। तो ये क्लियर रखिएगा कि अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि ऐसी कार्यवाही तभी की जाएगी जब सरकार या स्थानीय प्रशासन, तो स्थानीय प्रशासन में दंडाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहा गया है, या जहाँ पे एक आयुक्त प्रणाली लागू है या कमिश्नरी प्रणाली लागू है, वहाँ पर पुलिस कमिश्नर, जैसे महानगर है, दिल्ली है, बॉम्बे है, मुंबई हो गया या चेन्नई हो गया, या अब लखनऊ ले लीजिए, लखनऊ में भी कमिश्नरी प्रणाली लागू हो गई है। तो इन मामलों में दंडाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिलों में, और जहाँ पे आयुक्त प्रणाली लागू है वहाँ पे पुलिस आयुक्त, अगर इन्हें ऐसा विश्वास हो जाता है कि रासुका के तहत कार्रवाई किया जाना आवश्यक है तो रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब नोट फर्स्ट देख लीजिए। नोट फर्स्ट में मैंने लिखा है ऐसी कार्रवाई एक बार में 3 माह से अधिक के लिए नहीं हो सकती है, किंतु सरकार इसे 3 माह करके बढ़ा सकती है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कार्रवाई एक बार में 3 माह से अधिक के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार इसे 3 माह करके बढ़ा सकती है। नोट 2 और नोट 3, आइए इसे फिर से दिखाते हैं। अधिनियम की धारा 3 जो उपधारा थी, इसमें हमने 3 नोट आपको लिखाए थे। तो पहला नोट आपको बताया था कि रासुका के तहत एक बार में 3 माह से अधिक के लिए कार्रवाई नहीं की जा सकती है, किंतु सरकार द्वारा इसे 3 माह करके बढ़ाया जा सकता है। और इसका दूसरा नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी नोट करिए, इत्मीनान से लिखिए। रासुका की कार्यवाही यदि डीएम द्वारा की गई है, ये पूछा जाता है, रासुका की कार्यवाही यदि डीएम द्वारा की गई है तो इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कराया जाएगा, अन्यथा 12 दिन के बाद ये कार्रवाई स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसे जो है नोट कर लें। और यही पूछा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यदि रासुका के तहत कार्रवाई की है तो कितने दिन के भीतर स्टेट गवर्नमेंट का अनुमोदन उसे प्राप्त हो जाना चाहिए, अदरवाइज रासुका की कार्रवाई समाप्त मानी जाएगी। तो आपका आंसर होगा कि 12 दिन के भीतर जो है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसे अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, राज्य सरकार अनुमोदन देने के पश्चात सेंट्रल गवर्नमेंट को 7 दिवस के भीतर इसकी सूचना देगी, क्योंकि ये केंद्रीय कानून है और अंतिम रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। तो राज्य सरकार अनुमोदन देने के पश्चात 7 दिन के भीतर केंद्र सरकार को सूचित करेगी। आइए अगली धारा पे। अधिनियम की धारा 4 में निरोध आदेश के निष्पादन के बारे में दिया गया है, और ये निरोध निष्पादन जो है उसी तरह से किया जाएगा जैसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में मेंशन किया गया है। तो इसके बारे में देख लीजिएगा। इसके तहत व्यक्ति को भारत के किसी भी कोने से गिरफ्तार किया जा सकता है, वो भारत की संप्रभुता के भीतर कहीं भी चला जाता है, वहाँ से उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत निरोध आदेश का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर उसी रीति से किया जा सकेगा
उसी तरह से किया जा सकेगा जो दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में गिरफ्तारी के वारंटों के निष्पादन के लिए उपबंधित है। यानी जैसा CRPC में गिरफ्तारी का निष्पादन किया जाता है, एग्जैक्टली उसी तरह से निरोध आदेश का निष्पादन भारत के किसी भी कोने में किया जा सकता है। यानी फरार व्यक्ति हो तो भारत के किसी भी कोने से उसे उसी तरह से गिरफ्तार किया जाएगा जैसा CRPC में मेंशन है। आ जाइए अगली धारा पे, आ जाइए अधिनियम की अगली धारा पे। और इस धारा में यानी धारा 9 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार एक सलाहकार या न्यायिक बोर्ड का गठन करेगी। तो आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी डिटेल हमने लिख दिया है, ये आपके कॉपी पे नोट होना चाहिए। फिलहाल ये देखिए अधिनियम की धारा 9, अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सलाहकार या न्यायिक बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, आवश्यकता अनुसार केंद्र सरकार या राज्य सरकारें, केंद्र सरकार या राज्य सरकारें इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक या एक से अधिक सलाहकार बोर्ड या न्यायिक बोर्ड का गठन कर सकते हैं। एक या एक से अधिक सलाहकार या न्यायिक बोर्ड का गठन कर सकती हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। बोर्ड में 3 सदस्य होंगे। जो धारा 9 के तहत न्यायिक या सलाहकार दोनों शब्द प्रयोग करते हैं, तो न्यायिक या सलाहकार जो बोर्ड का गठन होगा इसमें 3 सदस्य होंगे और ये सदस्य उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हों। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हों मीन्स सेवानिवृत्त। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हों या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखते हों या अहर्ता रखते हों, ऐसे व्यक्तियों को इस सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया जाएगा। और इन सदस्यों की नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी तथा अध्यक्ष का जो चुनाव होगा इन्हीं 3 सदस्यों में से वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाएगा। आइए अगले पॉइंट पर। आपने देखा कि धारा 9 में न्यायिक बोर्ड का गठन किया गया था और धारा 10 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 10 में जो न्यायिक बोर्ड का गठन था उसके कार्यों का वर्णन किया गया है। तो अधिनियम की धारा 10 में न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड के कार्य क्या है, इसके अंतर्गत 3 सप्ताह के भीतर सरकार द्वारा रासुका की सूचना न्यायिक बोर्ड के पास भेजी जाएगी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अधिनियम की धारा 10 में न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड का कार्य है। तो इसके अंतर्गत 3 सप्ताह के भीतर सरकार द्वारा रासुका की सूचना न्यायिक बोर्ड के पास भेजी जाएगी और न्यायिक बोर्ड इसके आधारों का परीक्षण करेगा कि किस आधार पर रासुका लगाया गया है। तो न्यायिक बोर्ड इसके आधारों का परीक्षण करेगा तथा इसकी सुनवाई गोपनीय रखी जाएगी और इस दरमियान अभियुक्त को वकील रखने का अधिकार नहीं होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड का कार्य। अधिनियम की धारा 10। अगले पॉइंट पर आइए। अधिनियम की धारा 11, न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड द्वारा सरकार को सूचना, ये मेन पॉइंट बिल्कुल रटे होने चाहिए। न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड द्वारा सरकार को सूचना, इसके अंतर्गत न्यायिक बोर्ड द्वारा 7 सप्ताह के भीतर जो न्यायिक बोर्ड ने आधारों का परीक्षण किया है धारा 10 में, उसकी सूचना 7 सप्ताह के भीतर सरकार को देनी होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंतर्गत न्यायिक बोर्ड द्वारा 7 सप्ताह के भीतर अपनी कार्यवाही की सूचना सरकार को दी जाएगी। अगले पॉइंट, अधिनियम की धारा 12 देखिए। अधिनियम की धारा 12 में कहा गया है कि न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड की सहमति या असहमति पर सरकार की कार्यवाही। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है धारा 12। न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड की सहमति व असहमति पर सरकार की कार्रवाई। न्यायिक बोर्ड यदि रासुका के आधारों को सही पाता है और कार्यवाही करने से सहमत है तो उस तिथि में सरकार द्वारा कार्रवाई को जारी रखा जा सकता है। यदि न्यायिक बोर्ड या सलाहकार बोर्ड जिस आधार पर रासुका लगाया गया है उसे सही ठहरा देता है, प्रासंगिक ठहरा देता है, तो कार्रवाई जारी रहेगी रासुका के। किंतु यदि न्यायिक बोर्ड रासुका के आधारों को अवैध ठहरा देता है तो तत्काल रासुका की कार्रवाई समाप्त हो जाएगी।
तो ये विचारण है, न्यायिक बोर्ड या सलाह बोर्ड का विचारण है कि वह सहमति या असहमति किस पर वो राजी होता है। यदि वो लगाए गए आरोपों को सही ठहराता है तो रासुका की कार्रवाई सरकार जारी रखेगी, अन्यथा तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। आइए अगली धारा पे। अधिनियम की धारा 13। अधिनियम की धारा 13 में निरोध की अधिकतम अवधि क्या होगी? ये प्रश्न अब तक कई बार आ चुका है, आपके यूपीएसआई 2014 के मेंस में भी पूछा जा चुका है, और ये अभी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2016 का जो एग्ज़ाम एसआई का हुआ था, जिसमें ये कई एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कई बार पूछा गया, कई पेपरों में आया ये। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है निरोध की अधिकतम अवधि। सवाल इस तरह से आता है कि रासुका के तहत निरोध की अधिकतम अवधि क्या होगी? आंसर इसका 12 माह है। ध्यान से एक बार देख लीजिए, इसके अंतर्गत निरोध आदेश के अनुसरण में किसी व्यक्ति को जिस अधिकतम अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है वह निरोध की तारीख से 12 माह होगा। तो रासुका के तहत निरोध की अधिकतम जो अवधि होगी वो 12 माह होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए इसे। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अधिनियम की धारा 14 देखिए। अधिनियम की धारा 14 में कहा गया है निरोध आदेश वापस लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइटली इसे देख लीजिए। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को राज्य सरकार और राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को केंद्र सरकार द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो अधिनियम की धारा 14 है निरोध आदेश का वापस लेना। यदि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है इसे स्टेट गवर्नमेंट वापस ले सकती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कार्रवाई की जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे वापस ले सकती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अधिनियम की धारा 14 का, अभी तक आपने 14 देखा, ये 14 का है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अधिनियम की धारा 14 का, वे परिस्थितियां जिनमें व्यक्तियों को सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना, सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकेगा। अधिनियम की धारा 14 का में कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियां जिसमें सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, वे परिस्थितियां कौन सी हैं? आतंकवादी एवं विध्वंसक क्रियाकलापों से निपटने में सरकार के प्रयासों में यदि कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, यानी ऐसी बड़ी घटनाएं, टेररिस्ट एक्टिविटी, नक्सलाइट मूवमेंट या संगठित अपराध से जुड़ी हुई कोई घटना है जिस पे सरकार कोई ऑपरेशन चला रही है और उस पे कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता है तो उसे इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। या भारत की रक्षा, प्रतिरक्षा, राज्य की सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कोई व्यक्ति कार्य करता है और उसे निरुद्ध किया गया है तो बिना सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 14 का नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 15, एक बार इसे देख लीजिए। सरकार की शक्ति। अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत सरकार रासुका की कार्रवाई कभी भी समाप्त कर सकती है। ये इम्पोर्टेंट है, जो कार्रवाई चल रही है उसे सरकार बिना किसी जांच, बिना किसी सलाहकार बोर्ड के सहमति या असहमति के सरकार जब चाहे उसे समाप्त कर सकती है। ये सरकार की शक्ति है और अधिनियम की धारा 15 में मेंशन है कि सरकार रासुका की कार्रवाई को कभी भी समाप्त कर सकती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अधिनियम की धारा 16 बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। रासुका के तहत कार्य करने वाले अधिकारियों को संरक्षण है, ये याद रखिएगा। रासुका के तहत कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों को सरकार का संरक्षण दिया गया है, अर्थात उनके खिलाफ कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उसने गलत कार्रवाई की है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई अधिकारी रासुका के तहत किसी व्यक्ति पर कार्रवाई करता है और उस व्यक्ति के ऊपर से बाद में रासुका हटा लिया जाता है, न्यायिक बोर्ड जो जांच करता है उसमें आधारों को सही नहीं पाता है और रासुका वापस ले लेता है, अब यह व्यक्ति उस अधिकारी के खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकता है। इस अधिकारी को न्यायालय द्वारा संरक्षण दिया गया है, सरकार द्वारा संरक्षण दिया गया है कि वो न्यायालय नहीं जा सकता है। रीज़न इसका क्या है? किसी से व्यक्तिगत दुर्भावना
की वजह से ये कार्य नहीं किया गया है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिनियम की धारा 16, इस पे आप लोग नज़र रखिएगा। रासुका के तहत कार्य करने वाले अधिकारी या कर्मचारी को संरक्षण। अब मैं थोड़ा सा आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ, ये मेन धाराएं हो गई हैं इसकी, जितना ज़रूरी है उतना मैंने करा दिया है। अब रासुका को लेकर के विवाद क्या है, इस पे एक पॉइंट और देख लीजिए। आइए, यहाँ पे मैंने मेन 3 पॉइंट लिखे हैं जिनको लेकर के रासुका विवाद बना रहता है। एक तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल्स प्रॉब्लम आती है कि राजनीतिक दुर्भावना बस रासुका के तहत कार्रवाई की जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि रासुका को लेकर के जो डिस्प्यूट है, मूल अधिकारों से टकराव। तो पहला मैं आपको बताऊं कि मूल अधिकारों से टकराव इसका क्या मतलब है, शुरू में भी मैंने डिस्कस कर दिया था। इसमें सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि रासुका का लेकर के जो विवाद है वो मूल अधिकारों से किस तरह से टकराव। तो जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कुछ मूल अधिकार बनते हैं, संविधान कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। तो इसमें अनुच्छेद 22(1) जो फंडामेंटल राइट्स का सेक्शन 22 फर्स्ट है, उसमें कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा और अपने पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श लेने की अनुमति होगी। लेकिन रासुका के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि मूल अधिकारों से टकराव होता है एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का। दूसरा पॉइंट है आपराधिक प्रक्रिया संहिता। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता में धारा 50 में ये कहा गया है कि जमानत के आधारों को बताया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये कहा गया धारा 56 और धारा 76 में कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने सशरीर उपस्थित करना होगा। लेकिन रासुका के तहत गिरफ्तार व्यक्ति पर यह लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे आपराधिक प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन होता है। और तीसरा पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है आंकड़ों की अनुपलब्धता। तो यहाँ पे आपको ये बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का काम क्या है। एनसीआरबी भारत में हो रहे अपराधों के आंकड़ों को इकट्ठा करता है और उनका विश्लेषण करता है, लेकिन रासुका के तहत की गई कार्रवाई के आंकड़ों को वो इकट्ठा नहीं करता है क्योंकि इसकी एफआईआर नहीं होती है। और जब एफआईआर नहीं होती तो उन आंकड़ों को वो अपने उसमें शामिल नहीं करता। तो इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि रासुका के तहत कितनी कार्रवाई की गई या कितनी कार्रवाई नहीं की गई। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट हैं जिन्हें लेकर के अक्सर डिस्प्यूट रहता है और एक पॉलिटिकल पॉइंट है। खैर, आपको मेन चीज़ें मैंने बता दी है। और यूपी पुलिस की जो एसआई भर्ती परीक्षा है, आपके कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी क्वेरी होती है, तो मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस ज़रूरत ये है कि एक बार आप पूरा देखें और दूसरी बार देखकर नोट्स बनाएं, इस पे अमल करें। कोई कन्फ्यूज़न हो 1% भी कहीं पे तो आप कमेंट में लिखिए और मैं उसका समाधान करूँगा। तब तक के लिए शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।